विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर के विधि छात्रों का स्वागत है। आज LLB पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के फर्स्ट पेपर जूरिस्प्रूडेंस, जिसका कि पहला क्लास हमने YouTube पर लिया था और आपको डीन रास्को पॉन्ड के विषय में बताया था। आज हम लोग, पिछले दिन ही मैंने बताया था आपको कि राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ के आएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज पर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है जिसको जानना है कैसे है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी देश की सभ्यता का विकास वहां की विधि और निषेधात्मक प्रक्रिया के ऊपर आधारित होती है, जिसके द्वारा समाज में रहने वाले व्यक्तियों का दूसरे व्यक्तियों से कैसे संबंध बनेगा, क्या उनका अधिकार होगा, क्या उनके कर्तव्य होंगे, इसको विधि नियंत्रित करती है। और इसके लिए विधि देखती है कि व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, विधि सम्मत है कि विधि के विपरीत है, और अगर विधि के विपरीत है तो उसको संयमित करती है, नियंत्रित करती है। सवाल यह उठता है कि इहरिंग ने कहा था, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इहरिंग ने कहा था कि व्यक्ति के हितों में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हितों के टकराव से ही संघर्ष आरंभ होता है और उस हितों के टकराव को नियंत्रित करने के लिए विधि का होना जरूरी है। इसका मतलब यह हो गया कि लोग अपने हितों के लिए ही अधिकारों की मांग करते हैं। मैं आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आपसे क्लास में पूछा था कि व्यक्ति किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न लोगों ने अपने ज्ञानानुकूल भिन्न भिन्न जवाब दिया था। मैंने आपको बताया था कि कानून की नजर में व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, जो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है। सवाल यह उठता है कि मैंने जैसे आपसे पूछा कि व्यक्ति किसे कहते हैं, पर्सन कौन है, आपको याद आ गया होगा वो क्लास जिसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति वह है जिसमें अपने अधिकार और कर्तव्य को धारण करने का सामर्थ्य हो। विधि की नजर में, यानी विधि मानती हो कि यह आदमी अधिकार और कर्तव्य को धारण करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए कानून की नजर में वो व्यक्ति है। और मैंने यह भी बताया था कि यही कारण है कि व्यक्ति दो प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य आपको कौन दे सकता है? बोला कानून दे सकता है, विधि दे सकता है। बोला इसका मतलब यह हुआ कि विधि के पास यह सामर्थ्य है कि वो किसी को भी व्यक्ति बना दे, क्योंकि व्यक्ति की दो पहचान है, अधिकार और कर्तव्य को धारण करने का सामर्थ्य होना। इसीलिए कानून की नजर में व्यक्ति दो प्रकार का होता है, पर्सन दो प्रकार का होता है, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम हैं, आप हैं, जिसे नेचर ने पैदा किया, लेकिन पैदा होते ही आप कानून की नजर में पर्सन हो जाएंगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य देखना होगा। कानून देख सकता है कि आप में वो सामर्थ्य है कि नहीं, कि आप अधिकार और कर्तव्य धारण कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने बताया था कि कंपनी है, विश्वविद्यालय है,
कई प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, बैंक है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्योंकि कानून ने इसको भी अधिकार और कर्तव्य दे रखा है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। एनीवे, हम लोग इस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि पर्सन कौन होता है, क्योंकि पर्सन से ही जुड़ा हुआ है अधिकार और कर्तव्य। अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि अधिकार क्या है। तो सेविग्नी नाम सुना होगा आपने, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है सेविग्नी। सेविग्नी ने कहा कि अधिकार एक शक्ति है, पावर है, लेकिन तुरंत हॉलैंड ने बदल दिया। हॉलैंड ने कहा नहीं साहब, यह सामर्थ्य है। अब जब ध्यान देंगे आप, शक्ति और सामर्थ्य दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों की सोच अलग है। शक्ति बल को कहते हैं, और बल का मतलब शरीर से होता है, भौतिक बल से होता है। सामर्थ्य पैदा किया जाता है, दिया जाता है, दोनों दो चीज है, लेकिन दोनों ने अपने अपने ढंग से इसको कहा। कि सेविग्नी ने इसको कहा कि भैया ये शक्ति है, और हॉलैंड ने कह दिया सामर्थ्य है। आगे बढ़े हम, इहरिंग की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि इहरिंग का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल का जनक इहरिंग है। तो इहरिंग ने कहा कि भाई नहीं, अधिकार क्या है? बोला ये हितों का संरक्षक है, ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये आपका राइट है। तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? लॉ करता है। अधिकार आपको किसने दिया? लॉ ने दिया, कानून ने दिया। तो इसका मतलब है कि इहरिंग ने इस बात को माना कि राइट एक प्रकार का इंटरेस्ट है जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, जो रिकॉग्नाइज करता है इंटरेस्ट को बाय द रूल ऑफ लॉ। सामंड ने इहरिंग के विचारों को सही माना, और उन्होंने माना कि यह सही बात है कि हितों को एक रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन कानून द्वारा जो मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वह राइट है, अधिकार है। सवाल यह उठता है कि जब अधिकार की हम बात करते हैं तो अधिकार तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक नैतिक अधिकार भी है। अपने मां बाप की इज्जत करना आपका क्या है? कर्तव्य है। कैसा? नैतिक कर्तव्य है। मां बाप के लिए क्या है? बोला ये नैतिक अधिकार है। बोला सवाल यह उठता है कि क्या नैतिक अधिकार अगर पूरा ना किया जाए तो क्या होगा? बोला अगर आप नैतिक अधिकार जिसके लिए है, जो लोग मांगते हैं, अगर दूसरा आदमी उनके नैतिक अधिकार का हनन करता है, उनके नैतिक अधिकार को पूरा नहीं करता है, नहीं कि हम अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, तो यह नैतिक अपकार होगा, यह मॉरल रॉन्ग होगा। कानून इसमें कुछ नहीं बोलेगा। समाज में लोग कहेंगे कैसा बेटा है, अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता, यानी आपने अपने नैतिक कर्तव्य को तोड़ा। लेकिन हम लोग जब यहां बात कर रहे हैं तो हम लोग मॉरल राइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीगल राइट की बात कर रहे हैं, वैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, वैसे अधिकार की बात कर रहे हैं जो कानून द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड है। तो क्या नैतिक अधिकार और कर्तव्य कानून द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है? बोला नहीं है। बोला तो किसके द्वारा है? बोला ये नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस के द्वारा है, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं आजकल ना।
वो सामाजिक न्याय के तहत आ गया। कानून इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन समाज इसके पीछे खड़ा होता है। खैर, हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जब अधिकार की बात होती है तो यह देखा जाता है कि साहब अधिकार एक विधि द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। तो क्या मैं मान लूं कि जिस इयरिंग ने, सामंड ने जिस हितों की बात की, इंटरेस्ट की बात की, वो एक राइट है? बोला नो। हित अपने आप में राइट नहीं है, और राइट जो है वो हित नहीं है। बोला राइट क्या है? बोला हितों को प्रोटेक्शन देता है अधिकार। जैसे आपने किसी को लोन दिया, कर्जा दिया, तो वो जो कर्जा दिया तो उससे कर्जा आपको वापस मिलेगा। वो लोन, वो ऋण में आपका इंटरेस्ट है, आपका हित है कि आप उससे वापस पाना चाहते हैं। उस आदमी ने नहीं दिया, झगड़ा कर बैठा आपसे, बोला नहीं देंगे, क्या करोगे? कहां जाइएगा? कहां जाइएगा? कानून के पास जाइएगा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाइएगा और उससे अपने लोन के रिकवर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि यह आपका राइट है, यह आपका अधिकार है। तो ये जो अधिकार है, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके इंटरेस्ट को। तो आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है राइट के द्वारा। राइट, अधिकार एक माध्यम है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। यह अपने आप में साध्य नहीं है, अपने आप में मूल मोटो नहीं है, अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है। यह किसी को प्रोटेक्ट करने का माध्यम मात्र है। सवाल यह उठता है कि जब हम लोग राइट की बात करते हैं तो समाज में सिर्फ अधिकार की बात नहीं होती है, कर्तव्य की भी बात होती है। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दीपक जलाते हैं, बाती डाल देते हैं, तेल नहीं डालते हैं, घी नहीं डालते हैं, क्या वो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तो जो संबंध उस बाती और तेल में है, वही संबंध अधिकार और कर्तव्य में है। लोग कहते हैं चोली दामन का संबंध है इस दोनों में। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य स्वतः ही खड़ा हो जाता है, समानार्थी के रूप में। यानी एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। तो आप ऐसे मान लो कि एक अधिकार है और दूसरा कर्तव्य। कभी भी आप सिक्के को दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, ये हेड है, ये टेल है। इसका मतलब है कि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, और जहां अधिकार नहीं है वहां कर्तव्य भी नहीं। यानी हर अधिकार के पीछे कर्तव्य होता है। यानी एक व्यक्ति के लिए कोई तथ्य अगर अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो कर्तव्य है। सड़क पर चलना आपका अधिकार है? बोलिएगा हां है। तो क्या करोगे भाई? सड़क पर दूसरे को नहीं चलने दोगे? क्यों? दूसरे का चलना भी अधिकार है। अगर आपका अधिकार है तो उसका भी अधिकार है। आप अपने अधिकार की सीमा को जानिए। आपको लोग सड़क पर चलने देते हैं क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। उनका यह कर्तव्य है कि आपके अधिकार की संरक्षा करें। उसी प्रकार आपका यह कर्तव्य है कि वो भी सड़क पर दूसरा आदमी भी चले, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। अगर अधिकार की आप बात कर रहे हैं तो अधिकार को अगर कर्तव्य पूरा करने वाला दूसरा व्यक्ति आपके अधिकार को नहीं मानता है
तो ऐसी स्थिति में वो कर्तव्य पूरा नहीं करेगा, और अगर वो कर्तव्य पूरा नहीं करेगा तो आपके अधिकार का हनन हो गया, आपका अधिकार है ही नहीं। तो फिर आप किसको बोलिएगा? कानून को कहिएगा मेरा अधिकार को प्रोटेक्ट करो, मेरे को अधिकार दिया है आपने, मेरे पास लीगल राइट है, हमको प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करो मतलब जिस व्यक्ति ने अपने लीगल ड्यूटीज को पूरा नहीं किया है, उस व्यक्ति को लीगल ड्यूटी पूरा करने के लिए आप बाध्य कीजिए। इसका मतलब प्रत्येक अधिकार के इक्विवेलेंट रिलेटिवली ड्यूटीज भी है, यानी जहां जहां अधिकार है वहां वहां कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब राज्य बनाम रामलुभाया 1998 में यह फैसला दिया कि प्रत्येक अधिकार के समानार्थी रिलेटिवली ड्यूटीज भी है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार है तो एक हॉस्पिटल को आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने, आपका उपचार करने का ड्यूटी है। लेकिन 1998 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके अपवाद के रूप में एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल का एक मुकदमा सामने लाया। वो मुकदमा क्या था जरा सोच लें आप, सुने। एक मरीज हॉस्पिटल में जाता है, भर्ती होता है, उसकी जांच की जाती है और वह HIV पॉजिटिव पाया जाता है, यानी उसको एड्स है। हॉस्पिटल ने उसकी मंगेतर को, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसको भी उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। वो आई, पूछी, उसने बता दिया कि साहब इनको HIV पॉजिटिव है। वह उस आदमी ने उस हॉस्पिटल के ऊपर केस कर दिया और कहा कि हॉस्पिटल ने अपनी ड्यूटी भंग की। मेरा अधिकार था कि मैं अपना इलाज कराने उसके पास गया, उसकी ड्यूटी थी इस बात को हल्ला नहीं करने का। सवाल यह उठता है कि आपका इलाज कराना अधिकार था, लेकिन क्या यह आपकी भी ड्यूटी नहीं थी? इस बीमारी से अन्य लोग ग्रसित ना हो। इसी संदर्भ में आज आप कोरोना केस देखते हैं। किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, उसकी ड्यूटी है वो बताए हेल्थ विभाग को, सरकार को, हमें कोरोना है। अगर नहीं बताता है तो वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, उस पर केस बनता है। तो यह बाद स्वरूप है जहां पर अधिकार का समानार्थी कर्तव्य नहीं होता है। यहां पर लीगल बाइंडिंग्स हैं कि आप अपनी ड्यूटी को भी समझिए। आपके ऊपर उस अधिकार के साथ साथ उससे संबंधित ड्यूटी भी है कि कोरोना पेशेंट अगर आप हैं तो कोरोना के बारे में आप बताएं। आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि आप उसमें सही सही इंफॉर्मेशन दें। सरकार यह मानती है कि आप उस आरोग्य ऐप को अगर डाउनलोड किए हैं तो आपने सही सही इंफॉर्मेशन उसमें दिया है। तभी तो सरकार कहती है कि अगर आपके पास वो ऐप डाउनलोड है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास में कितनी दूरी में कोरोना पेशेंट हैं। ये सोच करके तो देती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। नहीं करते हैं तो यह अपराध है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर अधिकार का कर्तव्य होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जिनका रिलेटिव कर्तव्य नहीं होता है। ऐसा माना गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रत्येक अधिकार के रिलेटिव सापेक्षिक कर्तव्य होता है। लेकिन ऑस्टिन ने कहा
बोला नहीं साहब, ये जो कर्तव्य होता है ये दो प्रकार का होता है, सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। सापेक्ष कर्तव्य तो आप समझ गए, अधिकार के बदले कर्तव्य है, कर्तव्य के बदले अधिकार है, ये ठीक है, यानी हर अधिकार का कर्तव्य और हर कर्तव्य का अधिकार है, ये रिलेटिव कहलाया। एब्सोल्यूट ड्यूटी भी होता है। कैसे होता है? आप समाज में रहते हैं, आप समाज में न्यूसेंस क्रिएट नहीं करें, यह आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? बोला हां। बोला एब्सोल्यूट ड्यूटी है। आप पशु को प्रताड़ित नहीं करें, मारे नहीं, कानून है इसके ऊपर, लेकिन क्या पशु आपसे अधिकार की मांग कर सकता है? नहीं, एब्सोल्यूट ड्यूटी है आपकी। राइट्स एंड ड्यूटीज है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो राइट का डिमांड नहीं करने की स्थिति में है। आपको अपने प्रति भी एब्सोल्यूट ड्यूटी है। क्या? आप आत्महत्या नहीं कर सकते, अपराध है। तो मेरे कहने का मतलब है, कॉस्टिन ने सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार का ड्यूटी बांट दिया और कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अधिकार का कर्तव्य हो ही। कुछ ऐसे कर्तव्य भी होते हैं जिनका सापेक्षिक अधिकार नहीं होता है, लेकिन सामंड ने नहीं माना, पीटन ने नहीं माना। एक ग्रुप ऑफ जूरिस्ट का कहना था, नहीं साहब, राइट्स एंड ड्यूटीज को रिलेटिव है, यह रिलेटिवली होता है, सापेक्ष होता है, हर अधिकार का कर्तव्य होता है। ऑस्टिन की बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? बोला इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार की बात किससे करते हैं? बोला दूसरे व्यक्ति से करते हैं। तो जैसे हम दूसरे व्यक्ति से अधिकार की बात करते हैं तो मेरा अधिकार उसका कर्तव्य होता है। इसलिए हर हालत में राइट्स एंड ड्यूटीज सापेक्ष होता है। सवाल यह उठता है कि यह सही है कि राइट्स एंड ड्यूटीज सापेक्ष होता है और इस दोनों में गहरा संबंध है, अनुनाश्रय संबंध है, अमिट संबंध है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? इसका मतलब उसके अधिकार का हनन हुआ, दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ और आपने अपने ड्यूटी को पूरा नहीं किया। इसको हम लोग कानूनी भाषा में सिविल रॉन्ग कहते हैं, व्यवहारिक अपकार कहते हैं। और इसके लिए कानून आपको क्षतिपूर्ति कराता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्षतिपूर्ति उसको पूर्ति नहीं कर पाता है, यानी जिसके अधिकार का हनन हुआ उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा, ये कंपनसेशन। तब तो चले जाइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहा गया कि ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रिलीफ का डिमांड करता है वो आदमी जिसके अधिकार को आपने पूरा नहीं किया, जिसके अधिकार को आपने पूरा नहीं होने दिया, आपने अपनी ड्यूटी भंग की और कंपनसेशन के बाद भी मेरे डैमेज का कंपनसेट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रिलीफ का डिमांड कर सकता है वो आदमी कि नहीं, यही चीज करके दीजिए हमको, और न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करता है।
क्योंकि हर हालत में राइट को प्रोटेक्ट करना होगा और उसके लिए दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी भी पूरा करना होगा, क्योंकि अगर वो आदमी ड्यूटी पूरा नहीं करता है तो इसका इंटरेस्ट डैमेज होता है, और जैसे इंटरेस्ट डैमेज होगा आपस में कलह होगा, और अगर कलह होगा, अशांति होगी तो फिर कानून का क्या काम? अगर चारों तरफ अशांति फैल जाएगा, जंगल राज हो जाएगा, तो फिर कानून का कहां काम? तो सभ्य समाज में कानून एक आधार स्तंभ के रूप में खड़ा है और कहता है कि आपके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के द्वारा, क्योंकि यहां रूल ऑफ लॉ लागू है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना लीगल राइट मिलेगा और लीगल ड्यूटी पूरा करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। अब यहां पर कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या राज्य के विपरीत भी हमें अधिकार प्राप्त है? क्या राज्य का भी कुछ कर्तव्य होता है? अगर राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो क्या हम उसके खिलाफ भी अपकार का मुकदमा सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं? दो मत है, यहां दो मत है। क्या? पहला मत यह कहता है कि अधिकार और कर्तव्य दो व्यक्ति में धारित होता है, एक आदमी का अधिकार, एक आदमी का कर्तव्य, पूरा कराने वाला कानून। कानून मतलब कानून किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में। तो ये दो पक्षकार है, एक राइट एक ड्यूटी, और बीच में एक कानून जिसको स्टेट कहते हैं। तो बोलता है कि स्टेट तो इसको पूरा कराने वाला है, इसके ऊपर आप ड्यूटी की बात क्यों करते हैं? इसलिए इस पक्ष का कहना है कि स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज नहीं किया जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है नहीं, स्टेट के ऊपर भी ड्यूटी इंपोज है। बोला कहां? बोला भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में आपको अधिकार दिया गया है, और अगर उन अधिकारों का विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अगर उसका हनन होता है तो आपको आर्टिकल 35 में रीट का प्रोविजन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसलिए वहां पर आपको फंडामेंटल भारत के संविधान ने भी दिया है, अमेरिका के संविधान में भी है। इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में भारतीय संविधान ने आपको अलग दिया है। ये राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर हम उसको नहीं मानते हैं। एज ए होल निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो यह पक्की बात है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, मैं आपको बताऊं कि कर्तव्य जो होता है, ये तो आपने देखा कि सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य होता है। एक प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटी भी होता है। ये प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी क्या है भाई? बोला कि आपके पास कोई ड्यूटी था, आपने उसको पूरा नहीं किया। बात समझिए, आपके ऊपर कोई ड्यूटी था जिसको आपको करना था, लेकिन आपने नहीं किया। यह प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है। तो आपने जो वो कर्तव्य पूरा नहीं किया, इससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन हुआ, तो उसने कंपनसेशन का डिमांड किया। अब आपको कंपनसेशन देना होगा, यह आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है। ठीक है, यानी सेकेंडरी ड्यूटी कब जन्म लेता है? जब प्राथमिक ड्यूटी आप नहीं निभाते हैं। और ये जितनी भी ड्यूटी है वो किसके चलते सामने आया? उस अधिकार के चलते। इसका मतलब
अधिकार और कर्तव्य का काफी गहरा संबंध है। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है। लेकिन मैंने जो दो मत बताया, एक मत ने सामंत जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, सापेक्षिक अधिकार और कर्तव्य होता है, यानी हर अधिकार का कर्तव्य है और हर कर्तव्य के पीछे अधिकार है। लेकिन ऑस्टिन ने नहीं माना। ऑस्टिन ने कहा नहीं, सापेक्ष भी है, निरपेक्ष भी है, रिलेटिव भी है, एब्सोल्यूट भी है। मैं आपको यहां पर एक कंक्लूजन लाइन बताऊं कि नैरो सेंस, संकीर्ण रूप में अगर आप देखें तो यह सही है कि हर अधिकार का कर्तव्य होता है। यह सापेक्षिक रिलेशन है, रिलेटिव रिलेशन है, कोरिलेटिव है ये दोनों के। लेकिन जब हम ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो ऑस्टिन की बात भी सही लगती है कि कई ऐसे अपवादपूर्ण स्थितियां हैं जिसमें अधिकार के बिना भी कर्तव्य होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट ड्यूटी कहते हैं। लेकिन ब्रॉड सेंस में, इन नैरो सेंस, हर हालत में ये दोनों कोरिलेटिव है, सापेक्षिक है, दोनों में गहरा संबंध है। तो हम लोग ये अधिकार और कर्तव्य पर आज बात किए। आपने समझने की कोशिश की होगी, पढ़े हैं तो समझ में भी आएगा। ज्यादा नहीं लिखना है, जो मांगा जाए उतना ही लिखना है, कहानी नहीं सुनानी है। इंट्रोडक्शन डालेंगे हम। इंट्रोडक्शन में मैंने जितनी बातें बताई कि सभ्यता का विकास किस रूप में होता है, पर्सन किसको कहते हैं, तमाम बातें इंट्रोडक्शन में आ गई। सेकंड पैरा में आपको राइट्स के विषय में बताना है। राइट्स पर आप जितना लिख सकते हैं, राइट्स क्या है, राइट्स कितने प्रकार का होता है, मॉरल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, ये तमाम बातें आप लिख सकते हैं। डिफरेंट ज्यूरिस्ट का उदाहरण दे सकते हैं, उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। देन आफ्टर आपको ड्यूटीज के विषय में बताना है। व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी को एक्सप्लेन कर देने के बाद तब आपको नेक्स्ट पैरा में आपको कंक्लूड करना है कि ये दोनों में कोरिलेशन है या नहीं है, और लास्ट में कंक्लूजन देना है जो मैंने लास्ट में बताया, नैरो सेंस, ब्रॉड सेंस, दोनों को डिस्कस करके लास्ट में कंक्लूड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह पैरा वाइज अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो ना केवल यहां बल्कि जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी आपको मदद मिलेगी। जब मेंस का एग्जाम आप देने जाते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और उसको आपको इसी तरह पैरा वाइज में लिखना पड़ता है। थॉट दिमाग में होना चाहिए, पैरा कॉपी में लिखाएगा। और एक बात मैं फिर बताऊंगा कि लॉकडाउन का पीरियड है, घर में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन पढ़ते समय बहुत सारे लोग, मैं एक शिक्षक के रूप में यह बात बोल रहा हूं कि पढ़ाई एक बर्डन नहीं है, एक आनंद है। और अगर आप इसको आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं तो इससे तरक्की की संभावनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए पढ़ाई को बर्डन ना समझें, आनंद के साथ पढ़ें। जिस तरह खाते हैं आनंद पूर्वक, शरीर में लगता है, उसी तरह पढ़ाई जब आनंद पूर्वक कीजिएगा तो दिमाग में आनंद आएगा, उत्साह जन्म लेगा, उमंग जन्म लेगा, और तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाइएगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए, मजे से रहिए, घर में रहिए, आनंदित रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।